राघवेंद्र राजवंश एक नामचीन हस्ती, लंबा चौड़ा बिजनेस पर संभालने वाला कोई नहीं। राघवेंद्र जी के पास दुनिया भर की दौलत थी, पर वो उस दौलत से अपने घर की खुशियां नहीं खरीद सके। राघवेंद्र जी और उनकी पत्नी कलावती जी के दो बच्चे थे, बेटा यशवंत और एक बेटी माही। बेटा बड़ा और बेटी छोटी थी। राघवेंद्र जी ने अपनी बेटी की शादी कर दी और घर में एक सुंदर सुशील संस्कारी बहू परिणीता आ गई। सब कुछ सही चल रहा था। परिणीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम अभिमन्यु राजवंश रखा गया। घर में खुशियां ही खुशियां थी। देखते देखते अभिमन्यु 3 साल का हो गया। अब वो अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। बनारस के शक्ति स्टील, जो कि पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम था, उसके ऑनर सागर बिजनेस के सिलसिले में कर्नाटक आए और वहां परिणीता फैब्रिक, जो कि दक्षिण भारत में थी और पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, उनके मालिक राघवेंद्र जी से मिले और वहां उनकी इकलौती खूबसूरत बेटी माही को दिल दे बैठे और ब्याह करके बनारस ले आए। पर ये नॉर्थ साउथ का मेल उनके बड़े भाई भाभी को पसंद नहीं आया, क्योंकि भाभी अपनी बहन का ब्याह उनसे कराना चाहती थी ताकि वे दोनों बहनें उनकी अकूत संपत्ति पर राज कर सके। पर चुप रहने के अलावा और कोई चारा ना था। सारे ऐशो आराम तो उन्हीं के दम पर थी। सब ठीक चल रहा था, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। माही ने एक खूबसूरत सी बेटी निमिषा को जन्म दिया। अभिमन्यु 5 साल का हो गया और निमिषा 1 साल की हो गई। सब बहुत खुश थे, पर होली को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी अनहोनी हो जाएगी जिससे घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। माही और उसके पति सागर का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, पर 1 साल की उनकी बच्ची निमिषा की सांसें चल रही थी। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन तक मौत और जिंदगी से झूलने के बाद वो जिंदगी की जंग जीत गई। राघवेंद्र जी और कलावती जी तो इस हादसे से सदमे की हालत में थे। 1 साल की निमिषा को छोड़कर उसके मम्मी पापा सागर और माही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। निमिषा के छोटे होने का फायदा ताऊ जी ने उठाया और पूरे बिजनेस के मालिक बन बैठे। दादाजी की अनुभवी आंखों ने ताऊ जी की लालची आंखों को भांप लिया था। वो सारा बैंक बैलेंस और निमिषा की माँ के सारे जेवरात को हथियाने के लिए निमिषा को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। उन लोगों पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दौलत के लालच में वो कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए राघवेंद्र जी ने बैंक में और लॉकर में निमिषा को नॉमिनी बनाकर उसे सीज करवा दिया, ताकि जब निमिषा बालिग हो जाए तब वो खुले। और वो अपनी बेटी की आखिरी निशानी निमिषा को लेकर बेंगलोर आ गए। यशवंत और परिणीता ने निमिषा को अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी की तरह दोनों उसकी प्यार से परवरिश करने लगे। अभिमन्यु तो निमिषा के आने से बहुत खुश था। वो स्कूल से आकर निमिषा के साथ खेलता और बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाता। देखते देखते अभिमन्यु 14 साल का हो गया और निमिषा 10 साल की हो गई। निमिषा यशवंत जी और परिणीता जी को ही अपने माता पिता मानती थी और अभिमन्यु की तरह ही उन्हें माँ बाबा कहती थी। अभिमन्यु उसे सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करता, उसके नखरे उठाता और उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता और उसका पूरा ध्यान रखता। उन दोनों के प्यार को देखकर किसी को भी नहीं लगता था कि निमिषा उसकी बुआ की बेटी है। सबको यही लगता था कि दोनों सगे बहन भाई हैं। और राघवेंद्र जी की हिदायत थी कि बाहर वालों को कभी किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आया कि राजवंश परिवार की नींव तक हिल गई। राघवेंद्र जी और कलावती जी अभी बेटी और दामाद के जाने का गम भूले नहीं थे कि प्लेन क्रैश में यशवंत जी और परिणीता जी की मृत्यु हो गई। इस भयानक हादसे ने राघवेंद्र जी और कलावती जी को अंदर तक हिला दिया। पर जाने वाले चले जाते हैं और दुनिया चलती रहती है। अब बिजनेस की सारी जिम्मेदारी राघवेंद्र जी के ऊपर आ गई, क्योंकि अभिमन्यु अभी 14 साल का ही था।
अचानक से इतना बड़ा हादसा होने से कलावती जी बीमार हो गई। वो अपने दोनों बच्चों और बहू और दामाद के जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक 14 साल का बच्चा अभिमन्यु एक रात में ही बहुत समझदार हो गया। उसने निमिषा को और दादी माँ को अच्छे से संभाला। हालांकि वो खुद भी अपने माता पिता के जाने से बहुत दुखी था, पर उसे निमिषा और दादी माँ को संभालना था, तो उसने अपने आप को मजबूत बना लिया। उस दिन के बाद से वो निमिषा की माँ और पापा दोनों बन गया। वो अब निमिषा के सारे काम खुद करता, उसे तैयार करके उसके बाल बनाता, स्कूल भेजता, फिर खुद जाता, अपने हाथ से खाना खिलाता, उसको रात को सुलाकर अपने कमरे में जाता। निमिषा ही अभिमन्यु के लिए सब कुछ थी। उसके जरा सी चोट लगने पर वो पूरा मेंशन सर पर उठा लेता और सारे नौकर डर के मारे कांपने लगते। सबको खोने के बाद अब निमिषा को खोने की हिम्मत अभिमन्यु में नहीं थी। अब निमिषा के लिए अभिमन्यु का प्यार हद से ज्यादा बढ़ गया था। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा और अभिमन्यु ने पढ़ाई के साथ साथ राघवेंद्र जी का भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अभिमन्यु राजवंश एक जाना पहचाना नामी बिजनेसमैन बन गया। पर एक और बड़ा हादसा उनकी जिंदगी में ऐसा आया जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। इस हादसे ने अभिमन्यु को अंदर तक तोड़ दिया। 27 साल का अभिमन्यु अपनी गाड़ी में सीट से सिर टिकाए बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो दो आंसू की बूंदें उसकी आंखों से गालों पर लुढ़क गई। उसकी गाड़ी एक सुनसान इलाके में खड़ी हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने अपने आंसू साफ किए और अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके दोस्त विहान का फोन आ रहा था। उसने कॉल पिक की तो विहान बोला, यार कहाँ है तू? कब से फोन मिला रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा था? अभिमन्यु कुछ नहीं बोला तो विहान बोला, अच्छा अपने ठिकाने पर ही है ना, रुक हम वहीं आते हैं। ये कहकर विहान ने कॉल कट कर दी और अपने दोनों दोस्त तरुण और वंश के साथ अभिमन्यु से मिलने के लिए निकल गया। विहान अपनी गाड़ी लेकर अभिमन्यु के पास पहुंच गया। अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। विहान, तरुण और वंश गाड़ी से बाहर निकले और अभिमन्यु के पास आ गए। बेंगलोर के एक इलाके में सूनी सड़क पर एक लड़की बेतहाशा चिल्ला रही थी। वो बेहद नशे में थी, शायद किसी पब में गई थी और अपने दोस्तों के साथ थी और उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत से घबराकर उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। लड़की बार बार गिर रही थी। वो उठकर अपने दोस्तों को बुरा भला कहती, फिर गिर पड़ती। उसे तो शायद होश भी नहीं था कि वो है कहाँ। उसका चिल्लाना सुनकर कुछ खिड़कियों के पर्दे हटे। कुछ ने देखा, लेकिन झमेले में कौन फंसे सोचकर फिर पर्दे खींच दिए। उसका गला चिल्लाने की वजह से बैठ गया था, थक भी गई थी। वो सड़क पर ही बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, मेरा घर कहाँ है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब वो रो रही थी। खुली कार में कुछ लड़के आ रहे थे। वो और कोई नहीं अभिमन्यु और उसके दोस्त थे। उनमें से एक की नजर बीच सड़क पर बैठी उस लड़की पर गई। विहान बोला, अबे अभिमन्यु, बॉस देख देख आइटम। सॉरी यार, देख लड़की बैठी है। अभिमन्यु, जो एक हाथ से बोतल मुंह में लगाए और एक हाथ से कार चला रहा था, बोला, छोड़ना यार, लड़की के झमेले में नहीं पड़ना। पिछली बार याद नहीं कितना कुछ हो गया था। उसकी मदद करने के चक्कर में बिना मतलब बिग बॉस की कितनी डांट सुननी पड़ी। अरे यार, एक बार गाड़ी रोक तो दो। अभिमन्यु के पास बैठा विहान फिर से बोला, कोई झमेला नहीं होगा। अभिमन्यु ने गाड़ी घुमाकर उस लड़की के पास रोक दी। आंखों पर कार की हेडलाइट्स पड़ते ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उठकर खड़ी होने की कोशिश में फिर गिर गई। अभिमन्यु कार से उतरकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से देखने लगा। स्लीवलेस टॉप में उसकी गोरी बाहें दिख रही थी। नीचे उसने बहुत ही छोटी सी स्कर्ट पहनी थी। बाल खुले 3 रंगों में रंगे हुए। अभिमन्यु का दोस्त विहान भी कार से उतर आया था। विहान उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर अभिमन्यु ने उसे रोक दिया। वह खुद आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। अब तक लड़की का नशा भी थोड़ा कम हो रहा था। उसने चेहरा ऊपर उठाकर अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु की आंखें जैसे ठहर सी गई।
गोल गोरे चेहरे पर भूरी बड़ी बड़ी आंखों में नशे के लाल डोरों के साथ मासूमियत भरी थी। थोड़ा डर भी था। गुलाबी होंठ जिनसे वो बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। हाई हील पर वो अपने शरीर का भार संभाल नहीं पा रही थी। गिरने के डर से बार बार दोनों हाथों से अभिमन्यु की शर्ट पकड़ रही थी। वो अभिमन्यु से बोली, सर मुझे घर पहुंचा दीजिए प्लीज प्लीज। फिर हाथ जोड़े जोड़े वो अभिमन्यु के ऊपर गिर गई। अभिमन्यु खुद भी थोड़े नशे में था। यार ये मुसीबत तो गले पड़ गई। वो बड़बड़ाया। तब तक पीछे बैठे तरुण और वंश भी उधर आए। उन्होंने पीछे बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो अभिमन्यु को पीछे खींचने लगे। चलो भाई, काहे पार्टी का सत्यानाश कर रहे हो, इसको छोड़ो। अभिमन्यु उस लड़की को पकड़े पकड़े ही उनकी तरफ घूम गया। ऐसे कैसे छोड़ दे, देख रहे हो इसकी हालत, कोई भी उठाकर ले जाएगा और इसका फायदा उठाएगा। अभिमन्यु अपना सिर खुजाने लगा। पर कहाँ ले जाऊं, इसे घर पर तो खड़ूस पोस है। लड़की देखते ही लेक्चर सुनते सुनते सवेरा हो जाएगा। विहान बोला, मेरे घर पर उतार दो भाई, आज सब लोग मासी के यहाँ गए हैं। अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा। तेरे घर पर? लड़की देखते ही तेरी रात टपकने लगती है। इस मामले में मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। अभिमन्यु की बात सुनकर तरुण और वंश हंस दिए। विहान भी अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, अब हम इतने हैंडसम ही हैं, जिसे देखो चिपक लेती है तो हम क्या करें। और वैसे भी लुच्चागिरी हमें नहीं भाती। हम बिना लड़की की मर्जी के उसे देखते भी नहीं। हाँ हाँ, पता है तू कितना शरीफ है। अभिमन्यु ने विहान की पीठ पर हल्का सा घूंसा मारकर कहा। चल तेरे घर ही चलते हैं, फिर मुझे निकलना भी होगा। वो मेरे खड़ूस बॉस 15 बार कॉल कर चुके हैं। अभी आता हूँ कहकर 3 घंटे से टाल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि वो खुद ही निकलने मुझे ढूंढने। सबने हामी भरते हुए लड़की को संभाल कर कार में बिठा दिया। अभिमन्यु उसके पास बैठ गया और विहान ने कार स्टार्ट कर दी। एक झटके से कार आगे बढ़ गई और वो लड़की अभिमन्यु के ऊपर लुढ़क गई। अभिमन्यु ने उसे संभाल कर बिठाया और अपने कंधे का सहारा देकर उसे रोका। हवा में लड़की के लंबे लंबे बाल उड़कर अभिमन्यु के चेहरे पर आ रहे थे। उसकी परफ्यूम मदहोश करने वाली थी। अस्त व्यस्त बैठने से उसकी स्कर्ट से गोरी चिकनी टांग स्पष्ट दिख रही थी। अभिमन्यु ने अपनी जैकेट उतारकर उसकी टांगों पर डाल दी और खुद नजरें फेर ली। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। बाहर शहर में नौकरी करने वाले बच्चे अपनी स्वतंत्रता पाने की चाह में अपने माँ बाप के दिए संस्कार भूल जाते हैं। इसे तो मैं सुबह सबक सिखाऊंगा। मन ही मन अभिमन्यु बड़बड़ा उठा। फिर उसकी आंखों में नमी तैर गई, जिसे विहान ने गाड़ी चलाते समय शीशे में देख लिया। अभिमन्यु की आंखों में छाई नमी से वो भी उदास हो गया। अभिमन्यु वंश और तरुण को उनके घर पर उतार कर वे विहान और उस लड़की को विहान के घर उतार कर अपने घर आ गया। गार्ड ने अभिमन्यु की कार देखते ही जल्दी से गेट खोल दिया। अभिमन्यु ने कार पार्क की और चुपचाप हॉल के मेन गेट को खोला और दबे पांव अंदर जाने लगा, पर जानता था जा नहीं पाएगा। सामने ही 70 साल की रोबीली शख्सियत नाइट गाउन पहने एक हाथ में सिगार लिए खड़ी थी। वो राघवेंद्र जी थे। वो अपनी रोबीली आवाज में बोले, अपने ही घर में चोरों की तरह आने का क्या मतलब, और फोन क्यों नहीं उठाते हो? पता है ना तुम्हारी दादी तुम्हारा नाम लेते लेते बड़ी मुश्किल से सोई है। मेरा नहीं, अपना नहीं तो कम से कम दादी का तो ख्याल करो। कब तक ऐसे अंधेरों से लड़ते रहोगे? सॉरी दादू, अभिमन्यु ने सर झुकाकर कहा। दादू थके हारे से हॉल में पड़ी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। वो शून्य में ताकने लगे। अभिमन्यु भी उनके पैरों के पास जमीन पर ही बैठ गया। उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कहा ना सॉरी, अब क्यों नाराज है? नहीं बच्चे, दादू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, मैं नाराज नहीं हूं, पर अब थक गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं और तुम्हारी दादी तुम्हारा घर बसता हुआ देखें बस, ताकि चैन से मौत को गले लगा सके। अभिमन्यु उठकर खड़ा हो गया। अगर आपको यही बात करनी है तो मैं जा रहा हूं। आप जानते हैं जब तक मेरी गुड्डी, मेरी मिचू ठीक नहीं हो जाती और मैं उसके गुनहगार को सजा नहीं दिलाता, तब तक मैं अपनी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकता।
जानता हूँ। दादू ने ठंडी सांस ली। 2 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। अब तुम ही बताओ और कितना इंतजार करोगे? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी दादी अपना अरमान दिल में लिए ही चले जाए। तुम तो जानते हो 2 अटैक उन्हें ऑलरेडी आ चुके हैं और तीसरे में जान बचने का कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर ने खुद तुमसे कहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा दादू। ये कहकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका और मीशू का कमरा ऊपर था, दादी दादाजी का नीचे। दादू उसे जाते हुए देखते रहे, फिर थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिए। अभिमन्यु धीरे धीरे ऊपर जा पहुंचा। अपने कमरे में जाने से पहले उसने मीशू यानी निमिषा के कमरे में झांका। सफेद नेट के जालीदार पर्दे के भीतर वो आराम से सो रही थी। अभिमन्यु उसके पास दबे पांव गया। 23 साल की निमिषा सोते हुए एक छोटी सी मासूम बच्ची लग रही थी, पर उसके चेहरे पर चोटों के निशान अभी भी थे। उसके चेहरे पर सोते हुए भी एक डर था। सामने दूसरे बेड पर उसकी केयर टेकर सो रही थी, जो अभिमन्यु की आहट से जग गई। इसने खाना खा लिया? अभिमन्यु ने निमिषा की ओर देखकर कहा। हाँ भैया, दवा भी खिला दी थी और शाम को बाहर भी ले गई थी। अभिमन्यु कोने में खड़ी व्हील चेयर की तरफ देखने लगा। पहले तो उसकी आंखें गीली हुई, फिर उन आंखों में खून उतरने लगा। उसने निमिषा के माथे को सहलाया और बाहर निकल गया और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह 7 बजे विहान के घर पर बेड पर लेटी लड़की धीरे धीरे कसमसाई। फिर उसकी आंखें खुली। उठने की कोशिश में उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। उसने अपने आसपास का जायजा लेने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने रूम में नहीं है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। सामने सोफे पर विहान सो रहा था। उसे रात की बातें धीरे धीरे याद आने लगी। उसके किसी दोस्त ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ ड्रिंक मिला दी थी और उसे चढ़ गई, जिसके कारण उसने पब में हंगामा कर दिया था और हंगामा होते देखकर उसके दोस्त उसे अपने साथ बाहर ले आई थी। वो अपने दोस्तों के साथ आ रही थी तो फिर शायद वो भी उसे सड़क पर उतार गए थे। ओह गॉड, वो यहाँ कैसे आई? ये लड़का? उसे देखा, उसने नीचे लोअर पहना हुआ था। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया। जरूर इसने मेरे साथ कुछ किया है। वो लड़खड़ाते कदमों से विहान के पास गई और सोते में ही उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विहान एकदम से हड़बड़ा गया। लड़की उसके कॉलर को पकड़कर चीखने लगी। कमीने, बेशरम, एक मजबूर लड़की का फायदा उठाते तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज नीचे तक जा रही थी। लड़की के पीछे अभिमन्यु खड़ा था। वो जानता था कि सुबह उठकर वो लड़की जरूर मुसीबत पैदा करेगी। वो उसी तरह उसको मजबूती से पकड़े पकड़े बेड तक ले गया और जोर से धकेल दिया। लड़की का अभी हैंगओवर नहीं उतरा था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। फिर भी वो उठकर अभिमन्यु की ओर झपटी और चिल्लाकर बोली, अच्छा तो तुम भी शामिल हो? ओह गॉड, पता नहीं इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया होगा। और ये लोअर मुझे किसने पहनाया? उसे ये लोअर लाइट बंद करके अभिमन्यु ने ही पहनाया था, क्योंकि उसे उसकी खुली टांगे अच्छी नहीं लग रही थी। वो भाग कर आई और अभिमन्यु के बाल नोचने लगी। विहान की तो हवा निकल गई। वो कूद कर पीछे से लड़की को छुड़ाने लगा, पर वो तो बरैया के जैसे चिपकी थी। आखिर जब विहान को कुछ समझ नहीं आया, उसने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। गले पर जोर पड़ते ही लड़की के हाथ ढीले हो गए और उसने अभिमन्यु के बाल छोड़ दिए। अभिमन्यु ने गुस्से में एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोला, पागल हो क्या? पता भी है कहाँ पड़ी थी? कुछ होश में था? अभिमन्यु के करारे थप्पड़ से वो धोरी होती हुई सीधे बेड पर जा गिरी। उसके होठों से खून निकल आया। वो थोड़ी सहम भी गई। तुम कितने बदतमीज हो, एक लड़की पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? वो गाल पर जहां अभिमन्यु की 5 उंगलियां छपी थी हाथ रखकर रोने लगी। फिर धमकी भरे अंदाज में बोली,
मैं तुम लोगों की पुलिस में कंप्लेन करूंगी। देखना जेल की चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम भी परिणीता नहीं। परिणीता नाम सुनकर एक पल को अभिमन्यु ठहर गया, लेकिन फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। शौक से मैडम, विहान जरा मैडम का फोन निकालो और पुलिस को बुलाओ। कहना लड़की आधी रात में बीच चौराहे पर नशे में धुत पड़ी थी और जबरदस्ती गले पड़कर यहाँ आ गई। अब पैसे मांग रही है। सीधा ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाना और दूसरा फोन मैडम के घर पर करो ताकि वो यहाँ आकर इनकी जमानत कराएं। विहान टेबल पर रख के उसके पर्स में से मोबाइल निकालने लगा। ये देखते ही परिणीता घबरा गई। वो फोन छीन कर छुपाते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अभिमन्यु उसे घूरकर बोला, क्यों? अब हमने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, तुम्हें बंधक नहीं बनाया। होश आया कुछ? जिनके साथ गई थी तुम, बीच चौराहे पर छोड़कर भाग गए थे तुम्हें। अभी जब सचमुच में तुम्हारे साथ कुछ होता ना, तब तुम्हें पता चलता कि वो सब कितना दर्दनाक होता है। विहान, इसको नींबू पानी पिलाओ और जहां की कहे वहां की कैब बुक करा दो। और हाँ, अगर तुम कहीं भी किसी मोड़ पर मुझे दोबारा ऐसी हालत में मिली तो याद रखना, मैं सिर्फ पहली गलती माफ करता हूँ, दोबारा मौका नहीं देता, सिर्फ सजा देता हूँ। और हाँ, थप्पड़ के लिए सॉरी। यह कहकर अभिमन्यु जोर से दरवाजा बंद करके निकल गया। विहान नींबू पानी लेने चला गया और परिणीता अपने सर को पकड़े बेड पर बैठी हुई अभिमन्यु को जाते हुए देखती रही। अभिमन्यु परिणीता को वार्निंग देकर गुस्से से चला गया और विहान और फिर वीनू भैया का मन तो दो और झापट लगाकर धक्का देकर भगाने का था, पर वो जानता था इससे अभिमन्यु बहुत नाराज हो जाएगा और अभिमन्यु की नाराजगी वो कभी नहीं चाहता। इसीलिए चुपचाप नींबू पानी लाकर उसके सामने पटक दिया और अपने फोन से कैब बुक कराने लगा। कहाँ जाना है? उसने घूर कर परिणीता को देखा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। परिणीता ने सर पकड़े पकड़े कहा। हाँ तो मैं क्या करूं? जल्दी से पानी पियो और फुटो यहाँ से। परिणीता बोली, हम बाहर निकलकर कैब बुक कर लेंगे। बहुत अच्छा, अब निकलो यहाँ से, विहान ने घूर कर कहा। परिणीता ने भी निकलने में ही भलाई समझी। ऐसे जाओ क्या? उसने टॉप के नीचे लोअर की तरफ इशारा किया। नहीं, मेरा लोअर उतार कर जाओ, फोकट का नहीं है। ये कहकर वो बाहर चला गया। परिणीता ने फटाफट लोअर उतारा और नींबू पानी एक ही सांस में पीकर नीचे उतर गई। बाहर सड़क पर आकर उसने कैब बुक कराई और अपने फ्लैट पर आ गई। दूसरे रूम में उसकी फ्रेंड सो रही थी। परिणीता को बेहद गुस्सा आया। वो उनको हिला हिलाकर जगाने लगी। जब वो नहीं उठी तब परिणीता ने पूरा पानी का जग उनके ऊपर डाल दिया। कौन है? कौन है बे? कहकर वो दोनों उठ बैठी। बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने आंखें खोली। सामने लाल आंखें किए हुए परिणीता गुस्से से उन्हें घूर रही थी। तुम लोग हमें कहाँ छोड़ आए थे? पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। दो लड़के हमें उठाकर ले गए थे। ये सुनते ही मिताली का नशा, नींद सब हवा हो गई। वो उछलकर बेड पर बैठ गई और परिणीता को इधर उधर छूकर देखने लगी। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ किया तो नहीं तेरे संग? फिर रेवती बोली, सॉरी यार, मैं डर गई थी। तू तो जानती ही है मेरा घर यहाँ से मात्र 3 घंटे की दूरी पर है। कुछ भी होता तो वो कूद कर आ जाते। तुम दोनों का तो इतनी दूर है कानपुर में, यहाँ तुम कुछ भी करो किसी को हवा नहीं लगेगी। मिताली बोली, और यार तूने कितना हंगामा कर दिया था, फिर तू सबको उल्टा सीधा बकने लगी। अच्छा खासा हंगामा हो गया था तो पब के मालिक ने पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। मैं और रेवती स्कूटी से आ गए। करण ने कहा कि वो तुझे कार से छोड़ देगा क्योंकि तू तो स्कूटी में बैठने लायक ही नहीं थी। हम तो जैसे तैसे आ गई और रेवती भी यहीं रुक गई और मुझे आते ही नींद आ गई। मुझे लगा तुझे भी करण छोड़ गया होगा। परिणीता ने दांत पीसते हुए कहा। आज ऑफिस में उस कमीने को बताती हूँ, मुझे सड़क पर उतार कर भाग गया। वो तो शुक्र है मुझे सही आदमी ले गए, वरना जाने क्या होता। हाँ, तू मान भी तो नहीं रही थी, कितना मना किया मैंने वो ड्रिंक पीने से, मिताली ने धीरे से कहा। हाँ, तो मुझे इनाम भी तो मिला ना। मिताली की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या? हाँ देख, परिणीता ने अपना गाल दिखाया जिस पर अभी भी 5 उंगलियां छपी थी और होठों का खून सूख चुका था। मिताली एकदम घबराकर खड़ी हो गई। तू तो कह रही थी भले इंसान थे,
पर उन्होंने तो तुझे मारा। कहकर परिणीता गाल पर हाथ रख कर चुप हो गई। अरे बाप रे, 8 बज गए। आज तो पक्का बॉस सुनाएगा। मैं तो चली तैयार होने, तुम्हें नहीं जाना है? मिताली ने उसके कान के पास जोर से चिल्लाकर कहा। टाइम देखकर रेवती ने भी अपना बैग उठाया और बोली, बाय, ऑफिस में मिलते हैं। ये कहकर वो अपने घर चली गई। हम कैसे जाएं? देख रही है ये निशान? परिणीता ने वहीं पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखते हुए कहा। हाँ यार, बुढ़ापे में मती मारी जाती है। खुद तो भजन करते हैं और हमें एंजॉय नहीं करने देते। कौन था वो खुसट? मिताली उसके गाल को सहलाती हुई बोली। बूढ़ा नहीं, बड़े हैंडसम लड़के थे। परिणीता खोए हुए से अंदाज में बोली। उसके जहन में अभिमन्यु की वो गुस्से से भरी तस्वीर उभर आई। उसकी आंखों में उसके लिए उसकी फिक्र घूम रही थी। आइंदा के लिए चेतावनी, तो क्या हम दोबारा मिलेंगे? वो अपने ही ख्यालों में गुम हो गई। मिताली उसे ऐसे अपने में ही खोए देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली। ओहो हैंडसम लड़के, कोई तो तू ऐसे है जैसे उन्होंने थप्पड़ नहीं चुम्मा दिया हो तेरे गाल पर। परिणीता गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। कुछ भी, चाय बनाएगी तो मैं भी पीऊंगी। सर फटा है, दुष्टों ने दिमाग का दही कर दिया। तब तक मैं बॉस को इमरजेंसी से लीव डाल दूं। और हाँ, उस कुत्ते कमीने करण को साथ लेकर आना। आज उसको थोड़ी मिठाई खिलानी है। ओके डार्लिंग, कहकर हंसती हुई मिताली कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। अभिमन्यु के ऑफिस में अभिमन्यु के सामने विहान बैठा था, जो कि परिणीता फैब्रिक में मार्केटिंग हेड था। सामने वंश और तरुण भी बैठे थे। वंश उसकी कंपनी में लीगल एडवाइजर था और तरुण उसी की कंपनी में चीफ अकाउंटेंट। चारों ही किसी गहन सोच में बैठे थे। विहान ने चुप्पी तोड़ी। देख अभिमन्यु, अब हमें भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी होगी। शोबाजी का जमाना है, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। मैं सोचता हूँ कि किसी अच्छी एड कंपनी से कांटेक्ट किया जाए और खूबसूरत मॉडल से अपने फैब्रिक की एडवर्टाइजिंग कराई जाए। वैसे तो हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय के साथ चलना ही समझदारी है। फिर वो बारी बारी से सबको देखने लगा। अभिमन्यु ने सबको देखा, सबकी आंखों में सहमति थी। अभिमन्यु फिर अपने माथे पर उंगली फेरते हुए बोला, तो ठीक है, इंडिया की बेस्ट एड कंपनी को कांटेक्ट करो और हाँ, मॉडल मैं चूज करूंगा। ठीक है गाइस, अभिमन्यु उठते हुए बोला। मैं निकलता हूँ, डिसीजन लेने से पहले दादू से भी डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, कहकर सब अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। घर आकर अभिमन्यु दादू के पास बैठा था और आज ऑफिस में क्या क्या हुआ उसके बारे में बता रहा था, क्योंकि दादू ने अपने बिजनेस के बारे में अभिमन्यु को बारीकी से सब कुछ सिखाया था और सब कुछ अभिमन्यु ही संभाल रहा था। पर फिर भी वो कभी कभी ऑफिस आ जाते थे और ऑफिस के बारे में सब इंफॉर्मेशन रखते थे। अभिमन्यु सब कुछ अभी बता ही रहा था कि तभी ऊपर कमरे से आती आवाजों से चौंक गया। आवाजें मीशु के कमरे से आ रही थी। वो दो दो चार चार सीढ़ियां लांघते हुए ऊपर पहुंच गया। मीशु के कमरे का दृश्य देखकर उसे घबराहट हो गई। व्हील चेयर पर बैठी मीशु अगल बगल का सारा सामान उठा उठा कर फेंक रही थी। उसकी केयर टेकर के हाथों से खून निकल रहा था। कमरे में सब कुछ टूटा फूटा बिखरा पड़ा था। अभिमन्यु भाग कर निमिषा के पास गया और उसे अपनी दोनों मजबूत बाहों से बांधने की कोशिश करने लगा। पर निमिषा चीख रही थी और अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अटकती आवाज में बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत करो मत करो, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो मुझे। पर अभिमन्यु उसे अपनी बाहों की घेरे में कसता चला गया। मैं हूँ गुड्डी, तेरा भैया, देख देख मेरी तरफ, मैं हूँ मेरी लाडो, मैं हूँ। कहते कहते अभिमन्यु का गला रुक गया और आंखों में आंसू आ गए। उसने केयर टेकर निशा को इशारा किया। उसने जल्दी से एक टेबलेट पानी में घोली और अभिमन्यु को पकड़ा दी। अभिमन्यु ने जबरदस्ती निमिषा को वो पानी पिलाया और उसके सिर को अपने कंधे से लगाकर बच्चों की तरह थपकी देने लगा। धीरे धीरे निमिषा शांत होने लगी। फिर वो अभिमन्यु के कंधे पर सर रखे रखे ही सो गई। अभिमन्यु ने धीरे से उसे गोद में उठा और बेड पर लिटा दिया। उसके पास बैठकर उसके माथे को सहलाते सहलाते उसकी आंखों में अब आंसू की जगह खून उतरने लगा। उसने उसके माथे को चूमा और कंबल ओढ़ाकर बाहर निकल आया।
उसके पीछे पीछे निशा भी आ गई। वो अपराधी की तरह खड़ी थी। कैसे हुआ ये सब? अभिमन्यु ने ठंडी आवाज में पूछा। वो भैया, कल हमने अपने फोन पर एक नई रिंगटोन लगाई थी। घर से मम्मी का फोन आया था। बस मैं तो दीदी को नहलाने ले जा रही थी, पर रिंगटोन सुनते ही दीदी को पता नहीं क्या हो गया। सुनाओ जरा, कौन सी टोन थी? निशा ने डरते डरते अपना फोन अभिमन्यु की ओर बढ़ा दिया। अभिमन्यु ने अपने फोन से रिंग किया। निशा के फोन की रिंगटोन 2 साल पहले रिलीज हुई एक रोमांटिक पिक्चर की पार्टी का गाना था। अभिमन्यु की आंखें सिकुड़ कर कुछ सोचने लगी। आखिर निमिषा ने इस रिंगटोन को सुनकर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? काफी महीने से निमिषा की हालत में काफी सुधार हुआ था। बस पैर कमजोर थे, इसलिए चलने में असमर्थ थी। थोड़ा बहुत अभिमन्यु की बातों का मुस्कुराकर रिएक्शन भी देती, पर आज उसने डॉक्टर सौरभ को कॉल किया, जो पिछले 2 सालों से निमिषा का इलाज कर रहे थे। अभिमन्यु ने उनको आज का घटनाक्रम बताया। उन्होंने फौरन अभिमन्यु को अपने क्लिनिक पर बुलाया। अभिमन्यु नीचे उतर कर आया। उसने दादू और दादी को देखा, जो बेचारे अपनी वृद्धावस्था के चलते ऊपर जाने में असमर्थ थे। दादी की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ अभिमन्यु? मिशु ठीक तो है ना? हाँ दादी, उसे शायद निशा का कोई काम पसंद नहीं आया था, इसलिए गुस्सा हो रही थी। मेरे समझाने से समझ गई। अब वो ठीक है, आप आराम करिए। दादी माँ किचन की तरफ जाते हुए बोली। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। भगवान मेरे दोनों बच्चों को दुनिया जहान की खुशियां देना। यह कहकर दादी माँ किचन में चली गई और अभिमन्यु डॉक्टर से मिलने चला गया। शाम के समय परिणीता के घर पर किसी ने डोरबेल बजाई। डोरबेल बजने के साथ ही परिणीता ने दरवाजा खोल दिया। सामने मिताली थी। उसे देखकर परिणीता ने गुस्से से पूछा, वो कहाँ है? मिताली के पीछे करण अपने कान पकड़कर खड़ा था। परिणीता ने उसे देखते ही उसकी कॉलर पकड़कर अंदर खींच लिया और सोफे पर गिराकर उसे मारने लगी। करण कुशन से अपना बचाव करते हुए सॉरी सॉरी कह रहा था। जब वो थक गई तब बैठ गई। कितने कमीने हो तुम, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? वो करण को जलती आंखों से देखकर बोली। सॉरी यार, मैं तो तेरे घर की तरफ ही आ रहा था और तू इतना चिल्ला रही थी, इसलिए रोहित तेरे मुंह को बंद कर रहा था। तेरी चिल्लाहट सुनकर गश्ती पुलिस सायरन बजाते हुए आ गई। जैसे तैसे उन्हें प्रसाद चढ़ाकर समझाकर आगे बढ़े। उन पुलिस वालों ने बता दिया था कि आगे चेकिंग चल रही है। मैं भी नशे में था। हम तीनों ही जेल की हवा खाते। उस सिचुएशन में यही ठीक लगा कि तुझे तेरे घर के पास उतार दिया जाए। हम लोग फिर अंदर गलियों से होते हुए भाग गए। हमें लगा तू अब घर तो चली ही जाएगी। परिणीता कहती भी क्या, गलती तो उसी की थी। सब मना कर रहे थे कि इतना हंगामा मत कर, पर वो माने ही नहीं। तभी किसी ने उसके साथ ये शरारत कर दी और यहाँ पर तो सारे ही दूसरे शहरों से नौकरी करने आए हुए हैं। जेल, पुलिस, इन सब के पचड़े में कौन फंसे? वो धीरे से बोली। सॉरी यार, सबको परेशान कर दिया। इट्स ओके, कॉफी पियो। मिताली तक क्रेट के हाथ की। मिताली कॉफी लाते हुए बोली तो परिणीता मुस्कुरा दी। सब कॉफी पीने लगे। परिणीता चुप थी। उसे अभिमन्यु के बाल नोचना, अभिमन्यु का पीछे से पकड़ना, उसकी अधिकार पूर्वक दी गई धमकी सब याद आ रहा था। अपने आप उसका हाथ अपने गाल पर चला गया। मिताली बड़े ध्यान से परिणीता की एक एक हरकत देख रही थी। इधर अभिमन्यु डॉक्टर सौरभ के क्लिनिक में डॉक्टर सौरभ के सामने बैठा था। डॉक्टर ने अभिमन्यु की पूरी बातें सुनकर कहा, देखो अभिमन्यु, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिंगटोन से जरूर कोई बात जुड़ी है, वरना इतने दिनों से निमिषा ठीक ही हो रही थी। उसके पैरों में काफी शक्ति आने लगी है और वो मेंटली भी स्ट्रांग हो रही है। पर आज की इस रिंगटोन ने उसे फिर बीते हुए हादसे की याद दिला दी। मुझे लगता है जब तक वो अपने सामने उन दरिंदों को सजा मिलते नहीं देखेगी, तब तक उसके दिल दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा। तुम 2 साल पहले जहां वो थी वहीं जाओ और पता लगाओ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। शायद कुछ क्लू मिल जाए। अभिमन्यु उठते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। उस समय मैं गुड्डी की वजह से खुद मेंटली इतना डिस्टर्ब था कि कुछ नहीं कर पाया, पर अब मुझे उनको ढूंढना ही होगा। डॉक्टर बोला, और हाँ, एक बात और, निशा से कहकर ये टोन चेंज करा देना। मैं कल आता हूँ घर पर। अंकल आंटी का चेकअप भी करना है। जी डॉक्टर, कहकर अभिमन्यु बाहर निकल आया। उसकी दोनों मुट्ठियां बिछी हुई थी
और आंखों से आंसू के साथ अंगारे निकल रहे थे। परिणीता कानपुर में पली बढ़ी, बीटेक की डिग्री लेकर सीधे बेंगलोर की सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पा गई। बेंगलोर के अत्याधुनिक समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए रोज ही पार्टी करती है। कुछ तो हॉस्टल में सीखा, बाकी पीएचडी यहाँ पूरी कर रही है। घर वाले तो यही जानते हैं कि उनकी सीधी साधी बेटियां अभी भी बिना नहाए चाय नहीं पीती। विहान अभिमन्यु का चड्डी फ्रेंड है। विहान के पिता बनारस से हैं और अभिमन्यु की कंपनी में मैनेजर हैं। राघवेंद्र जी और कलावती जी विहान को अभिमन्यु की तरह अपना पोता मानते हैं। इसलिए विहान अपने घर कम, अभिमन्यु के घर ज्यादा पाया जाता है। विहान अपने घर कम, अभिमन्यु के घर ज्यादा पाया जाता है। वंश और तरुण अभिमन्यु के पहले स्कूल फिर कॉलेज फ्रेंड बने। चारों में अटूट दोस्ती है। निमिषा भी ज्वेलरी डिजाइनिंग और डायमंड कटिंग का कोर्स करके अभिमन्यु का बिजनेस ज्वाइन करने वाली थी, पर उसके साथ हुए एक हादसे ने उसे लाचारी की हालत में पहुंचा दिया। एक सप्ताह बाद परिणीता के ऑफिस में परिणीता और करण बॉस के केबिन में फाइल लिए खड़े थे। बॉस ने फोन करते करते उनकी ओर देखा और बैठने का इशारा किया। जब फोन खत्म हुआ तब उनकी ओर देखकर बोला, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जो थोड़ा हटकर है। उसमें डिजिटल डिजाइनिंग संबंधित सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया तो हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा काम मिलेगा, जिसमें कंपनी को तो बहुत फायदा होगा ही और सभी एम्प्लॉयज को बोनस के तौर पर अच्छी रकम मिलेगी। इसके लिए आप लोग अभी से प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दीजिए। करण, तुम सीनियर होने के नाते टीम को लीड करोगे और परिणीता, मिताली, रोहित, आकाश ये चारों तुम्हें असिस्ट करेंगे। एक हफ्ते में पूरी तैयारी कर लो। सूरत में 3-4 कंपनियां आ रही हैं जहां तुम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा। ओके, आप लोग जाओ और तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू सर, कहकर दोनों बाहर निकल आए। परिणीता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए उसे भी चुना गया है। अगले दिन डॉक्टर सौरभ अभिमन्यु के घर पर थे। उन्होंने सबसे पहले दादी दादू का चेकअप किया, कुछ आवश्यक निर्देश दिए, फिर ऊपर निमिषा के कमरे की ओर बढ़ गए। आज वो नॉर्मल थी। डॉक्टर के हेलो कहने पर मुस्कुराकर जवाब दिया। अभिमन्यु भी साथ में ही था। डॉक्टर ने उसको भी अच्छी तरह से चेक किया और उसको केयरटेकर और अभिमन्यु की सहायता से खड़े करने की कोशिश करने को कहा। आज निमिषा को पता नहीं क्या हुआ, वो एक झटके में अभिमन्यु की बाहों का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु, डॉक्टर सब आश्चर्यचकित हो गए। 2 मिनट खड़ी रहकर वो फिर थम से अपनी व्हील चेयर पर गिर पड़ी। उसने अभिमन्यु की ओर देखकर आंखें झपकाई और मुस्कुरा दी। अभिमन्यु के लिए इतना ही काफी था। वो खुशी से उसके गले लग गया। अभिमन्यु डॉक्टर के साथ बाहर निकल आया। डॉक्टर सौरभ भी काफी खुश थे। उन्होंने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, निमिषा अब काफी ठीक हो गई है। अब आगे उसकी विल काम करेगी, क्योंकि आज जो मैंने देखा उससे मुझे यही लगा कि शरीर उसका पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, पर मन से अभी भी वो स्वस्थ नहीं है। उसको अब उसकी हम उम्र सहेली की जरूरत है, जो उसे हर वक्त साथ रहकर उसे कंपनी दे। पर डॉक्टर, निशा भी तो उसकी हम उम्र ही है। अभिमन्यु ने हैरानी से कहा। डॉक्टर बोले, हाँ है, पर निशा बचपन से अपनी मम्मी के साथ आती रही है। घर के कामों में हेल्प करवाने पर केयर टेकर और फैमिली मेंबर में बहुत अंतर होता है। वैसे दादी भी गलत नहीं कह रही। दादी के लिए, निमिषा के लिए, इस घर के लिए तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम अकेले घर बाहर सब नहीं संभाल सकते। सोचना इस बारे में। ये सब कहते कहते डॉक्टर और अभिमन्यु नीचे आ गए, जहां दादी खड़ी थी। दादी ने आंसू भरी निगाहों से अभिमन्यु को देखा और अंदर चली गई। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। अभिमन्यु ने डॉक्टर को वादा किया और फोन लगाया। अगले हफ्ते सूरत में मीटिंग फिक्स करो, हम आ रहे हैं। शादी तो मैं करूंगा, लेकिन जब मेरी गुड्डी मेरी बारात में खुशी से डांस करेगी तब। 1 हफ्ते बाद सूरत शहर की बहुमंजिला इमारत में 10वें फ्लोर पर एक बहुत बड़े हॉल में 7-8 बड़ी बड़ी गोल मेज पड़ी थी, जिसके चारों ओर कुर्सियों पर 5-6 एम्प्लॉइज बिजनेस सूट में बैठे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन की बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं 14वें फ्लोर पर अभिमन्यु 2 व्यक्तियों के सामने बैठा था। उनमें से एक तो हैंडसम जवान पुलिस कैटेगरी का, तो दूसरा छोटी छोटी आंखों वाला चेहरे से ही शातिर अपराधी टाइप लग रहा था।
अभिमन्यु उसे वही रिंगटोन सुनाते हुए निमिषा की हालत के बारे में बताता है और नोटों का बंडल उसके आगे रखते हुए बोला, आदित्य, मुझे किसी भी हालत में उनका पता लगाना ही है। आदित्य बोला, डोंट वरी। फिर वह उस दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास ये हुक्म का इक्का है जिसे सूरत की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी रहती है। फिर वह उसके पेट पर हाथ मारते हुए बोला, बस इसका पेट भरा रहना चाहिए, क्यों चंदू? चंदू अपने पान से सने दांतों को खोलकर एक शैतानी हंसी हंस दिया। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? अभिमन्यु ने सख्त आवाज में चंदू से पूछा। चंदू ने एक नजर आदित्य को देखा, फिर कठोर आवाज में बोला, हम बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करते हैं सर, और सिर्फ भरोसे का ही पैसा खाते हैं। अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली। वो आगे बोला, निश्चित रहो सर, मेरी भी एक बहन है। कहकर वो बाहर निकल गया। आदित्य ने अभिमन्यु के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। डोंट वरी ब्रो, हम पता लगा लेंगे। अपनी गुड्डी दोबारा वैसे ही शैतानियां करेगी। आप कितने दिन हो यहाँ? अभिमन्यु ने जवाब दिया, 1 हफ्ते। यहाँ की एक एड एजेंसी से कल मीटिंग है। थैंक्स आदित्य, आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक्स कर मुझे शर्मिंदा न करे भाई, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। बाय द वे आप ठहरे कहाँ हैं? आदित्य ने पूछा तो अभिमन्यु ने जवाब दिया, पास में ही होटल है, कल यही मीटिंग है, इसलिए विहान ने पास के ही होटल बुक कराया है। अच्छा, माँ आपको बहुत याद करती हैं, कभी मन करे तो मिल लीजिए। हाँ मैं आता हूँ, कहकर अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली। आदित्य समझ गया अभिमन्यु अभी अकेला रहना चाहता है, इसलिए वो टेक केयर ब्रो कहकर बाहर निकल गया। अभिमन्यु आज से 2 साल पहले की यादों में खो गया, जब निमिषा हीरे की कटिंग और डिजाइनिंग का कोर्स करने सूरत जा रही थी। दादी माँ का तो बिल्कुल मन नहीं था कि निमिषा बाहर जाए, उसी से तो घर में रौनक थी। अभिमन्यु पापा मम्मी के जाने के बाद बेहद गंभीर हो गया था। वो निमिषा की भाई कम पिता की तरह ज्यादा ख्याल रखता। निमिषा दिन भर कभी दादी को परेशान करती और कभी अभिमन्यु को अपनी ओल चलूल जिद करके हैरान परेशान कर देती। और जब अभिमन्यु डांटने की कोशिश करता तब निमिषा दादी के पीछे छिपकर झूठ मूठ की नौटंकी दिखाकर रोने लगती और सारे लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते। ज्वेलरी डिजाइनिंग की डिग्री लेकर वो वापस बैंगलोर आ गई। 1 महीने बाद उसको डायमंड कटिंग की डिग्री देने के लिए फिर से बुलाया गया। जाते समय एयरपोर्ट पर वो अभिमन्यु के गले लगकर बोली, देखना भाई, ऐसे डिजाइन बनाऊंगी कि तुम्हारे बिजनेस को वर्ल्ड में फैला दूंगी और मेरा ब्रांड नेम चमकेगा। अभिमन्यु ने भी तथास्तु कहा और हंसकर विदा किया। दिन भर निमिषा पल पल की जानकारी अभिमन्यु को देती रही। रात की वापसी की फ्लाइट थी। अभिमन्यु ने बहुत मना भी किया कि इतनी रात को ना चले, आदित्य के यहाँ रुक जाओ या होटल में रूम बुक करा देता हूँ, पर वो नहीं मानी। उसे भाई को अपनी डिग्री दिखाने की जल्दी जो थी, जिसमें उसकी फर्स्ट पोजीशन लिखी थी। 9 बजे की फ्लाइट थी। निमिषा ने 6 बजे टैक्सी पकड़ी और टैक्सी में बैठते ही अभिमन्यु को बता दिया और कहा, भाई मेरे फोन की बैटरी चली गई है, एयरपोर्ट जाकर चार्ज करूंगी, तब बात करूंगी। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं 11 बजे आऊंगा। ठीक है भाई, कहकर निमिषा ने फोन रख दिया। 1 घंटे बाद भी जब निमिषा का फोन नहीं आया तब अभिमन्यु ने खुद मिलाया। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अभिमन्यु ने ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि हो सकता है कि निमिषा को टाइम न मिला हो चार्ज करने का। ठीक 11 बजे अभिमन्यु बेंगलोर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। सूरत से आने वाली फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा था। बैगेज काउंटर से अपने सामान के साथ पैसेंजर धीरे धीरे बाहर आने लगे। अभिमन्यु को अपनी गुड्डी का बेताबी से इंतजार था, क्योंकि हमेशा वो दूर से दौड़ते हुए भाई भाई चिल्लाकर आकर अभिमन्यु के गले में झूल जाती थी। पैसेंजर धीरे धीरे कम होते गए, पर निमिषा का कहीं भी अता पता नहीं था। अब अभिमन्यु का दिल घबराने लगा। उसने एयरपोर्ट पर हेल्पिंग डेस्क से सहायता मांगी। सिक्योरिटी एरोप्लेन के अंदर जाकर चेक करके आई। एयर होस्टेस ने पैसेंजर लिस्ट चेक करके बताया कि निमिषा तो उसमें आई ही नहीं थी। बाहर खड़े अभिमन्यु जैसे ही ये सुना, वो घबराहट के मारे गिरते गिरते बचा। एक पल को उसका दिमाग शून्य हो गया। चूंकि मामला सेंसिटिव था, इसीलिए एयरपोर्ट डिपार्टमेंट तुरंत हरकत में आ गया। पता चला टिकट की बुकिंग तो थी निमिषा की,
परंतु सूरत के एयरपोर्ट पर उसकी कोई चेकिंग या बोर्डिंग में नाम नहीं था। मतलब वो एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। अभिमन्यु ने विहान को भी वहीं बुला लिया और वहीं खड़े खड़े अगली फ्लाइट से सूरत के लिए निकल गए। वो और विहान पागलों की तरह पूरे सूरत में निमिषा को ढूंढते रहे। 3 दिनों तक मामला पुलिस में दर्ज हो चुका था। ये एक हाई प्रोफाइल केस था। आखिर परिणीता फैब्रिक एक ब्रांड नेम था। सूरत के पुलिस के आला अफसर अपनी जी जान लगा रहे थे। उस दिन उपस्थित हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट से बारीकी से पूछताछ की गई, पर नतीजा शून्य। सबका यही जवाब, वो पार्टी हॉल से सीधे एयरपोर्ट निकल गई थी। सीसीटीवी फुटेज से भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसमें निमिषा सिर्फ पार्टी हॉल के बाहर निकलती दिखाई पड़ रही थी। उसके हाथों में वही बैकपैक था जो वो बेंगलोर से लेकर आई थी, और वो अकेली ही थी, बेहद खुश नजर आ रही थी। उसके बाद पता नहीं उसने कहां से टैक्सी ली। अगले दिन एक व्यक्ति ने अनजान नंबर से पुलिस को फोन करके बताया, तापी नदी के पास के घने जंगल में किसी लड़की की लाश पड़ी है। उसने दूर से देखा है। उसने कहा कि वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए इंसानियत के नाते सिर्फ सूचना दे रहा है, क्योंकि वो 2 दिन से किसी लड़की की गुमशुदगी मीडिया में सुन रहा था। इसलिए शायद आपको कोई हेल्प मिल जाए। उमाकांत जी ने उसे धन्यवाद दिया और जो एड्रेस उस व्यक्ति ने बताया था, आनन फानन वहां के थाने में सूचना भेजकर तुरंत इंस्पेक्टर को पहुंचने का निर्देश दिया। और एसीपी उमाकांत स्वयं अभिमन्यु और विहान को लेकर उस ओर निकल पड़े। अभिमन्यु निमिषा की यादों में डूबा हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर विहान का नाम देखकर उसने तुरंत ही फोन उठा लिया। यार, तुम दादू का फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारे बहुत परेशान हैं। दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभिमन्यु चौंक कर बोला। हैं? अभी कल तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तूने बताया तो नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विहान बोला, नहीं यार, मैंने दादू को सिर्फ तेरे एड एजेंसी की मीटिंग की बात बताई है बस। अच्छा ठीक है, मैं दादू से बात करता हूँ। अभिमन्यु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। तुम ठीक तो हो ना? विहान ने चिंतित होकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस वहां का ध्यान रखना। विहान ने फोन रखते हुए कहा। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना भाई, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। निमिषा के ख्यालों में खोया अभिमन्यु वापस जाने के लिए लिफ्ट में आ गया। उसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर अंदर कैबिन में करण अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहा था। परिणीता, मिताली और टीम के बाकी लोग बढ़ी हुई धड़कनों के साथ उसके और कंपनी के लिए मन ही मन सफलता की प्रार्थना कर रहे थे। जब करण का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, सामने बैठे एड एजेंसी के मालिक सहित उन लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। आधे घंटे में ही परिणीता की कंपनी को चुन लिया गया था। सब खुशी से उछल पड़े, एक दूसरे से गले लगकर बधाइयां देने लगे। उस एड एजेंसी ने ही शाम को सबके लिए पार्टी का इंतजाम किया था। लड़कियां तो शाम के लिए ड्रेस कौन सी पहननी है इस चर्चा में जुट गई, और लड़के कौन सी महंगी ड्रिंक लेनी है उसमें। परिणीता के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में करण के बाद अगर किसी ने जी जान से मेहनत की थी तो वो परिणीता थी। इस खुशी में 10वें माले पर रुकती हुई लिफ्ट में वो बातें करते करते भूल ही गई कि उसे दूसरी लिफ्ट में जाना है। जैसे ही लिफ्ट खुल के बंद होने लगी, परिणीता एकदम से खुशने लगी। उधर अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में खोया हुआ समझा कि ग्राउंड फ्लोर आ गया है। वो बाहर आने लगा। इस आपाधापी में परिणीता की एक जोरदार टक्कर अभिमन्यु से हो गई और लिफ्ट के बंद होते होते दोनों ही गिर पड़े। परिणीता के हाथ से फाइल छूट गई और अभिमन्यु के हाथों से उसका फोन गिर पड़ा। दोनों एक साथ ही चिल्लाए, अंधे हो गया, अंधी हो गया। अभिमन्यु तो फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और अपना फोन इधर उधर देखने लगा। वहीं परिणीता अपनी पेंसिल हाई हील की वजह से पैर मुड़ जाने से उठ नहीं पा रही थी। तब तक ग्राउंड फ्लोर आ गया। परिणीता को यूं ही गिरा देखकर अभिमन्यु उसकी ओर पलटा। यहीं सोने का इरादा है क्या? जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक साथ मुंह से निकला, तुम? परिणीता उसे गुस्से से उंगली दिखाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, मगर फिर गिर पड़ी। अब अभिमन्यु को गुस्सा आ गया। उसने जबरन परिणीता का हाथ खींचकर उठा दिया। दर्द से परिणीता चीख पड़ी। तुम्हें लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इतना भी नहीं पता? अभिमन्यु बोला। पता है, पर जो आधी रात में टूट पड़ी हो और दिन दहाड़े पी पी के गिर रही हो, उसके साथ कैसा बिहेव करना है ये शायद तुम्हें अभी तक भी भूला नहीं होगा। डर कर परिणीता का हाथ अपने गाल पर चला गया।
उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु को हंसी आ गई, पर उसने उसे अपने होठों में ही दबा दिया। तब तक बगल की लिफ्ट से परिणीता की कंपनी के और लोग भी बाहर आ गए। उन्होंने झुककर परिणीता के पेपर उठा लिए। परिणीता उनका सहारा लेकर अभिमन्यु को घूरती हुई चली गई। अभिमन्यु भी अपने कार से होटल आ गया, जहां वेटर से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स मंगाकर खुद शावर लेने चला गया। शावर लेकर उसका दिमाग कुछ शांत हुआ। टी शर्ट और लोअर पहनकर अपनी कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स के साथ वो बालकनी में आकर बैठ गया। होटल राउंड शेप में बना था, जिससे हर एक रूम की बालकनी गोल थी। बीच में स्विमिंग पूल था, जिसके चारों तरफ मेज, कुर्सी, बार काउंटर, हल्का म्यूजिक, रोशनी, सब कुछ था। अचानक ही अभिमन्यु की निगाह 3 बालकनी छोड़ चौथी बालकनी की तरफ गई। वहां से काफी शोरगुल आ रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां आपस में मग पकड़े चीयर्स कर रहे थे, शायद किसी सफलता का सेलिब्रेशन कर रहे थे। उनमें से एक लड़की की आवाज सबसे तेज थी। अभिमन्यु ने ध्यान से देखा तो वो परिणीता थी। अब अभिमन्यु को बेहद गुस्सा आ रहा था। अभी लिफ्ट में उठ नहीं पा रही थी और मुझे तमीज सिखा रही थी। अब देखो कैसे उछल उछल कर चीयर्स कर रही है, जंगली बिल्ली कहीं की। वो भी शायद नहाकर आई थी। हल्के पिंक कलर का टॉप और लोअर पहने थी। बाल खुले थे, कोई मेकअप नहीं, फिर भी उसका दूधिया रंग और गुलाबी होंठ रोशनी में रह रह कर चमक रहे थे। अभिमन्यु की निगाहें बार बार उसी ओर उठ रही थी। आखिर वो उनके शोर से परेशान होकर अंदर चला गया। अभी शाम के 7 ही बजे थे। अकेलेपन से निपटने के लिए उसने दादू को फोन किया। दादी का हाल चाल पूछा। उनका बीपी बढ़ गया था और एक ही बात की रट लगाई थी, अपने जीते जी अभिमन्यु की बहू देख लूं। मन बहलाने के लिए अभिमन्यु नीचे उतर गया। थोड़ी देर वो स्विमिंग पूल पर इधर उधर निरुद्देश्य टहलता रहा, फिर ऊपर आ गया। लिफ्ट से जैसे ही निकला, सामने फिर परिणीता खड़ी थी। उसके बाकी साथी दूसरी लिफ्ट से चले गए थे। जगह ना होने से परिणीता इस लिफ्ट से जाने वाली थी। अभिमन्यु को देख परिणीता का पारा हाई हो गया। अभिमन्यु ने उसे गौर से देखा। गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन का स्लीवलेस गाउन पहने, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? परिणीता गुस्से से बोली। अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी उठी उंगली को पकड़कर नीचे करते हुए कहा, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं। उस दिन की नसीहत भूल गई। आज फिर किसी के उठाने का इंतजार करने जा रही हो, ताकि फिर वो तुम्हें सड़क से उठाकर ले जाए। पर ध्यान रखना मैडम, हर कोई शरीफ नहीं होता। परिणीता चिढ़कर बोली। हो गया आपका लेक्चर, अब मैं जाऊं? और हाँ, एक बार हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे पीछे ही पड़ जाएं। इतनी देर में लिफ्ट ऊपर चली गई। अब परिणीता की मजबूरी बन गई वहीं खड़े होना। अभिमन्यु का रूम सामने ही था। वो परिणीता को घूरता हुआ अपने रूम में चला गया और परिणीता, जो सामने तो शेर बन रही थी पर मन ही मन डर भी रही थी अभिमन्यु से, धीरे से बुदबुदाई, जो भी हो तुम हो एकदम अलग हटकर। और अपनी ही सोच पर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमन्यु कमरे में आ गया और अपने बेड पर धम से गिर पड़ा। उसे परिणीता के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। पार्टी मनाकर पिछली बार की तरह कहीं उसके दोस्त उसे फिर से तो नहीं छोड़ देंगे। जब से निमिषा इस हाल में पड़ी है, उसे हर लड़की को देखकर उसकी फिक्र होने लगती है। लड़कियों की इज्जत तो वो हमेशा से ही करता आया था। उसकी माँ ने हमेशा ही उसे औरतों का सम्मान करना सिखाया था। इस अनजान शहर में अगर उसकी फिर वही हालत हुई तो वो क्यों इतना सोच रहा है उसके बारे में? लेकिन फिर भी अभिमन्यु का ध्यान बार बार परिणीता के मासूम चेहरे पर जा रहा था। अचानक उसके हाथ अपने बालों पर चले गए। उसे याद आ गया जब परिणीता उसके बालों को नोच रही थी। अनायास ही उसे हंसी आ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और निमिषा की टेक केयर निशा को फोन लगाया। निशा जानती थी कि जब भी भैया बाहर जाते हैं, रात में एक बार निमिषा को वीडियो पर जरूर देखते हैं। उसने आवाज म्यूट करके निमिषा की तरफ फोन कर दिया। निमिषा बड़े ही आराम से सुकून की नींद सो रही थी। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो किस दर्द से गुजर रही है। अभिमन्यु ने उसे देखकर धीरे से गुड नाइट कहा और वापस फोन पास में रख कर लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी,
आज आदित्य से निमिषा के बारे में बात करते हुए घाव फिर से हरे हो गए थे। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और फिर किसी मूवी की तरह सीन दिखने लगे। आगे क्या होगा? क्या हुआ था निमिषा के साथ? क्या परिणीता फिर से किसी मुश्किल में तो नहीं फंस जाएगी? अभिमन्यु आगे क्या करने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।